अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क के दो साबिक वज़ीर आज़म बैक वक्त अदालतों के रहमो करम पर हैं। आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरी कर दिया और थाना केस में सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। सियासी तारीख के जिस कड़े वक्त से आज एक साबिक वज़ीर आज़म गुजर रहा है कि अब निकाह के जाती नौयत के इकदाम पर भी उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं, मगर इसी खड़े वक्त से गुजरने के बाद अब दूसरे साबिक वज़ीर आज़म को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। आज एहतसाब अदालत लाहौर ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में मियां नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी किया। इससे पहले अदालत ने इस केस में 24 जून को नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला सुनाया था। अदालत ने आज अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनकी मुंजमद की गई जायदादें बहाल की जाएं। अदालत ने लिखा कि नवाज शरीफ को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। फैसले में लिखा गया कि साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वजीर आजम की साख को तबाह किया गया और रेफरेंस के इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्जिमों से भी कम है। अदालत ने लिखा कि मरकजी मुल्जिमान को जो रिलीफ दिया गया वही नवाज शरीफ को भी मिलना चाहिए। मरकजी मुल्जिमान के साथ इश्तेहारी भी इसी सजा या रिलीफ का मुस्तहिक होता है। नवाज शरीफ को इश्तेहारी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तय करदा पैरामीटर्स की रोशनी में नहीं दिया गया और नई नैब तरमीम के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत इस मामले में खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट का ये रेफरेंस 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर किया था। इस रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 1986 में एक निजी टीवी चैनल के मालिक को जोहर टाउन ब्लॉक H लाहौर में 58 किनाल जमीन कवायद ज़वाबित से हटकर अलॉट की। चैनल के मालिक ने उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिली भगत करके एक किनाल के 54 प्लॉट एक ही इलाके में रियायती कीमत पर हासिल कर लिए। एक ही इलाके में प्लॉटों की ये अलॉटमेंट एग्जेम्पशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार दी गई और मरकजी मुल्जिम ने नवाज शरीफ से मिली भगत करके 2 गलियां भी अलॉट शुदा प्लॉटों में शामिल कर ली और मियां नवाज शरीफ ने कौमी खजाने को 14 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस रेफरेंस में टीवी चैनल के मालिक मियां नवाज शरीफ, हमायूं फैज रसूल और बशीर अहमद को नामजद किया गया। 5 अगस्त 2020 को नवाज शरीफ के इस केस में काबिल जमानत वारंट, 3 सितंबर 2020 को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और मियां नवाज शरीफ की इस केस की मुसलसल अदम पैरवी और गैर हाजिरी पर 1 अक्टूबर 2020 को इश्तेहारी करार दे दिया गया और जनवरी 2021 में मियां नवाज शरीफ की तमाम जायदादें कर्क कर ली गईं। नाज़रीन, 31 जनवरी 2020 को इसी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के अलावा दीगर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया था। मियां नवाज शरीफ की इस केस में बरियत बुनियादी तौर पर नए नैब कवानीन से भी मुस्तफीद होना है। नैब तरमीमी बिल 2022 के तहत नैब को सिर्फ ये इख्तियार हासिल है कि वो 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन पर ही तहकीकात कर सकता है। नैब के इस नए कानून से बहरकैफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फायदा मिला है और ये बरियत इस बात का इशारा है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज दीगर संगीन नौयत के केसेस में भी नित नए कवानीन की मंजूरी से राहें हमवार की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत से ये नदी तो पार कर ली, मगर उन्हें अभी एवनफील्ड और अल अजीजिया करप्शन रेफरेंस जैसे बड़े दरिया अबूर करना है। एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजा के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2021 को 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया और इस फैसले में मियां नवाज शरीफ की ये दोनों अपीलें खारिज करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, इसलिए उनकी दरख्वास्तें खारिज करने के सिवा अदालत के पास और कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ पहले वापस आएं या पकड़े जाएं, फिर अपील की बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में सबसे बड़ी रुकावट सजा याफ्ता होना और अदालतों से मफरूर होना है। नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापसी से पहले कबल गिरफ्तारी जमानत कराना लाजिम होगा और अगर वो कबल गिरफ्तारी जमानत नहीं कराते तो FIA उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार करने की पाबंद होगी। नवाज शरीफ को किसी भी आम मुल्जिम की तरह कानून और अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ना होगा और तवील कानूनी जंग लड़ना होगी। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के लिए दूसरी बड़ी रुकावट उनकी पार्लिमानी सियासत में शिरकत है। मियां नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कामात छुपाने के जुर्म में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देते हुए उन्हें वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाने का फैसला सुनाया। बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल 2018 में नाअहली की सजा ताहयात कर दी और मियां नवाज शरीफ उम्र भर के लिए सियासत से नाअहल हुए।
इस फैसले के खिलाफ भी नवाज शरीफ की अपील जेरे इल्तवा है। कानून के तहत जब एक शख्स को अदालत इश्तेहारी करार दे दे तो वो अपील का हक खो देता है। अपील की समाअत के लिए मुलजिम का अदालत में पेश होना लाजमी है और जब तक मियां नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे उन्हें अपील का हक नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अदालती इश्तेहारियों की तकरीर पर पाबंदी के केस में परवेज मुशर्रफ केस का हवाला देते हुए कहा था कि अदालत इस केस में करार दे चुकी है कि किसी मफरूर को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। मुलजिम पहले सरेंडर करे फिर कानूनी हकूक से फायदा उठाए। अब जब मियां साहब की वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं तो उनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो वतन पहुंचते ही अदालत के सामने सरेंडर कर दें, जेल जाएं और अपना मुकदमा दोबारा लड़ें। दूसरा ऑप्शन, नवाज शरीफ अदालत जाएं, हिफाजती जमानत हासिल करें और इसके बाद मुकदमात में रिलीफ हासिल करें। तीसरा ऑप्शन ये है कि मियां साहब वापसी से पहले वकील या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए अदालत से हिफाजती जमानत के लिए इस्तदा करें। आम हालात में अदालतें इस तरह हिफाजती जमानत नहीं देती। गो के साथ डार साहब ने भी ऑप्शन अवेल किया। ही वॉज एन एब्सकॉन्डर बट नॉट अ कॉन्विक्ट। लेकिन अगर नवाज शरीफ को अदालत में पेश हुए बगैर जमानत मिल जाती है, बहरहाल ये उनके लिए बड़ा रिलीफ होगा। चौथा ऑप्शन कि हुकूमत कोई ऐसा हुक्म पास करे कि नवाज शरीफ की सजा खत्म हो जाए। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इज क्रिटिकल है। हुकूमत की फुर्तियां बता रही हैं कि मियां नवाज शरीफ कानूनी जंग लड़ने की बजाय कानून साजी के जरिए ही अपनी वापसी की राहें हमवार करेंगे। हुकूमत ने इस सिलसिले में 10 अप्रैल को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कराया। इस बिल के जरिए जहां चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई, वहीं इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के खुद इख्तियारात के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी शामिल कर लिया गया। बादशाह वजीर कानून ने यह वाज़ेह किया कि इस बिल से मियां नवाज शरीफ भी फायदा उठाएंगे। ताहयात नहली का मामला है वो, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के दोनों के केसेस जो हैं वो 184(3) के तहत हुए और फिर उसको बाद में इंटरप्रेट किया गया 185 के केसेस और 184(3) के साथ। तो उसमें यकीनन इन लोगों को ये राइट है कि वो अप्रोच करें और उसमें दे हैव अ गुड आर्ग्यूएबल केस और बिल्कुल उन्हें फायदा पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस इकदाम पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश करार दिया और बिल पर अमल दरामद रोक दिया। इस बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अदालत में ताहाल एज वी स्पीक ज़ेर इल्तवा है। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के लिए इसी तरह की दूसरी हुकूमती कोशिश आज खुद नोटिस मुकदमात में दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 पर दस्तखत कर चुके हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाज जारी नहीं किया। अदालत ने 19 जून को नजरसानी को अपील में बदलने के हुकूमत के इस इकदाम पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। मगर इस मुकदमे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये कह चुके हैं कि हम इस तरमीम को खुशामदीद कहेंगे, लेकिन ये इकदाम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बजाय आईनी तरमीम के जरिए होना चाहिए। मगर इस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए और हुकूमत को ये सहूलत बहरहाल मुयस्सर नहीं है। मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर इंतखाबी मैदान में उतारने के लिए हुकूमत का तीसरा इकदाम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की उजलत में मंजूरी है। हुकूमत ने 16 जून को सेनेट और 25 जून को कौमी असेंबली से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कराया। फिर इस बिल को सदर मुमलिकत से मंजूरी के लिए भेज दिया गया, मगर सदर आरिफ अलवी के हज पर होने की वजह से कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने अगले ही रोज इस बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हुकूमत ने इस तरमीमी बिल को पार्लिमानी एक्ट बनाने की राह हमवार कर ली। इस कानून साजी से जहां सदर से इंतखाबात की तारीख का इख्तियार ले लिया गया, वहीं इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम के तहत अरकान पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल कर दी गई। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। इस बिल के तहत मुतल्लका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली का रुकन बनने का अहल होगा और आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस बिल के कानून बन जाने के बाद इसका बराह रास्त फायदा मियां नवाज शरीफ को होगा और जहांगीर खान तरीन की नाअहली का मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन की राय है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल कर देने के बावजूद नवाज शरीफ की पार्लियामानी सियासत में वापसी में अल-अजीज या करप्शन रेफरेंस की सजा बड़ी रुकावट रहेगी। इस केस में मियां नवाज शरीफ की नजरसानी पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। हुकूमत की इस कानून साजी से बज़ाहिर तो ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की नाअहली खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सवाल ताहाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस के फैसले में आइन की जो तशरीह की
क्या वो इस कानून साजी से खत्म हो जाएगी? और विल द सुप्रीम कोर्ट हैव टू ओवरटर्न इट्स ओन डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात रहेगी। अभी तक इस इलेक्शन एक्ट तरमीमी कानून को किसी ने अदालत में चैलेंज नहीं किया, और अगर 62(1)(f) की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की, इसको बुनियाद बनाकर इस कानून को चैलेंज कर दिया जाता है, तो एक बार फिर नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मियां नवाज शरीफ के लिए कानून की गिरहें कमजोर करने के हुकूमत के इस इकदाम के बावजूद नवाज शरीफ को बतौर पार्टी सदर बहाल करने का मामला भी एक कानूनी मुअम्मा है। गुज़िश्ता माह मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर बहाली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। नाज़रीन, इस दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर बहाल किया जाए, मगर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म जारी किया कि नवाज शरीफ को यह रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 2 केसेस में नाअहल कर रखा है। आज जिस एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी हुआ है, नाज़रीन, इसी अदालत में कल मौजूदा वजीर आजम और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने इस दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लग ऐसा रहा है कि 1 माह की मेहमान हुकूमत जाने से पहले अपने तमाम केसेस का पता साफ करना चाहती है और इंतखाबी मुहिम में उतरने से पहले अपने सबसे बड़े हरीफ को नाअहल करवाकर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। किरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहल तो फरमाए दीजिएगा कि आज रिलीफ मिला मियां साहब को, मगर जिस तरह हमने इब्तदाइये में कहा, ये एक नदी क्रॉस करने के ही मुतरादिफ है। जो बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं, जो दरिया उन्होंने अभी अबूर करने हैं, कन्विक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक 62(1)(f) की अपनी तशरीह है, एक फैसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करना है, नया फैसला देना है, और उसके बाद एक दफा या तो सजाएं वो पूरी अपनी करेंगे और फिर अहल या ना अहल होने का सवाल उठेगा। फरमाए दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेहर बीबी। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो आपने आज सब्जेक्ट चुना है, बेहतर होता कि इस पे आप कोई लीगल की किसी की ओपिनियन लेते, क्योंकि आई एम नॉट अटर्नी या लॉयर। हाउएवर, मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो सियासी पहलू हैं उसको मद्देनजर रखकर मैं बात करूं। और देखिए, जहां तक आपने अपने इंट्रो में फरमाया, इसमें 2 चीजें आपने, एक तो आम शहरी की तौर पर आपने बात की। तो देखिए, नवाज शरीफ तो अपनी बेटी के साथ एक आम शहरी के तौर पर पाकिस्तान गिरफ्तारी देने आया, और नवाज शरीफ ने, मैं इसका ऐनी गवाह हूं, मैं वहां मौजूद होता था, कोई 165-70 पेशियां नैब कोर्ट में डेली बेसिस पर, फिर एक टाइम आ गया भुगती, और वो आम शहरियों की तरह पेश होता रहा GIT के सामने भी। शरीफ ने घर बैठे उसको जमानतें नहीं मिली। नवाज शरीफ को एक दिन में 14 जमानतें नहीं मिली। नवाज शरीफ को गाड़ी में बैठे जमानतें नहीं दी गई। नवाज शरीफ अदालतों में पेश होता रहा, नंबर 1। अब जहां तक आपने फरमाया है, देखिए ये तो अब क्लियर हो चुका है, चाहे वो अल-अजीजिया रेफरेंस है, उस पर मलिक अरशद की, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का, ये सारी रिपीटिशन है कि नवाज और एवनफील्ड का भी, कि सरीना होटल में बैठकर फैसले लिखे जाते थे और शॉपर्स में लेके लोग एहतसाब कोर्ट आते थे। हमने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, हम पे गुजरी है। जहां तक आपने ये बात की है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये एक इंतकाम था। हम शुरू से कहते थे कि ये एक न्याजी और नैब नेक्सस है, गठजोड़ है, और नवाज शरीफ को उन गुनाहों की भी सजा दी गई है जो गुनाह उससे सरजद हुए नहीं है, उसने ख्वाब में भी सोचे थे, और उसको जुल्म किया गया। जहां तक आपकी बात है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का और उनको क्या उसकी लीगल इंप्लीकेशंस होंगी, उस पर जाहिर है कि लीगल टीम हमारी है जो वर्क कर रही है। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि पहले भी नवाज शरीफ जिस तरह अदालतों से शुरू और आज भी हुए हैं, जैसे आपने भी खुद फरमाया, यानी जुल्म की इंतहा देखिए कि 1986 का एक कोई मामला है और उसको कब जिंदा किया जा रहा है, 2020 में आके। ये जो लोग थे सोए हुए थे पहले, कहां थे ये लोग? दरअसल इस मुल्क में, मेहर बीबी मुझे कहने दीजिए, यहां एक तजुर्बा किया गया और नवाज शरीफ को एक बेकसूर था, मैं समझता हूं बेकसूर है, उसकी उनको कोई अदा पसंद नहीं थी, क्या पसंद था क्या नापसंद था, कि उनको एक शौक था एक तजुर्बा करने का। वो तजुर्बा किया गया RTS सिस्टम पे बिठाकर, और उसके नतायज आज पूरी कौम
पूरा मुल्क भुगत रहा है कि जिस तरह महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी। सर आपसे एक सियासी सवाल पूछूंगी। मैंने तो तमाम तर लीगल ऑप्शंस जो हैं वो बता दिए और काफी सिंपल है, ये कन्विक्शंस हैं जिनका उनको सामना है। या तो आके जेल टाइम अपना पूरा करेंगे कन्विक्शंस में, या तो फिर उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी जो है वो मिल जाएगी, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, जिस तरह इसाक डार साहब ने एंजॉय की। गो के वो एब्सकॉन्डर थे, ही वाज़न्ट अ कॉन्विक्ट। और दूसरी ये बात है कि या तो फिर आप सब जेल करार दे दें किसी एक घर को इस्लामाबाद में या जिधर भी उनको लैंड कराना है, और फिर उधर ले जाएं और फिर वो अदालत जाएंगे। ये चंद ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स इट्स नो कोई रॉकेट साइंस नहीं है लीगली। इन सबको अवेल किया जा रहा है, मगर हम देख रहे हैं सर आए रोज आप लोग सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और ये वो लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो आप रियासत बचाने आए थे, अवाम के मुफाद में होनी चाहिए थी, मगर पार्टी का सदर बना दिया जाए, ना अहली को एकदम ओवरटर्न कर दिया जाए। 62(1)(f) जो है अपने तय मौजूद है अदालत में, उसको अदालत ने खुद देखना है। दीज आर ऑल इंस्टेंसेज विच गो अगेंस्ट यू। देखिए, मेरी भी गुजारिश ये है कि जो अदालतें कल नवाज शरीफ को सजाएं दे रही थी और उन पर दबाव था, आज वही अदालतें नवाज शरीफ को रिलीफ भी दे रही हैं। तो इससे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो सा है वो इंडोर्स होता है कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म रवा रखा गया और पनामा के बजाय ओकामा में निकाला गया, नंबर 1। जहां तक अब आपकी बात है, नवाज शरीफ रेस्ट एश्योर कि जो भी लीगल वे आउट होगा उसका वो एहतराम करते हुए, जो भी कानून में उनको सहूलत हासिल होगी उसको वो, जो आम दूसरे शहरियों को भी हासिल होती है, उसको वो बरूए कार लाएंगे। इस पर लीगल टीम हमारी है, हम किसी सूरत भी अबव द लॉ नहीं। किरमानी साहब यही मौके से फायदा उठाते हुए, क्योंकि आपने इतना अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर पाकिस्तान वापस नवाज शरीफ साहब आएंगे। बकौल आपके, आप लोगों ने इतना सफर किया, तो आज जब वही चीज एक और साबिक वजीर आजम के साथ दोहराई जा रही है, 25-25, 30-30 एक दिन में FIR कट रही हैं हर शहर के अंदर, अभी भी उनके समेत उनकी बहन तहरीक इंसाफ के 22 सरकर्दा रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, इसको आप किस तरह इंतकामी कार्रवाई के तौर पे नहीं देख रहे? नैब की लेजिस्लेशन करते हैं, खुद फायदा उठाते हैं, फिर साल बाद फिर लेजिस्लेशन करते हैं जिसे फंसते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, फिर पूरी सफाया होता है एक जमात का इन अ वे जिधर आपके होते हुए आपकी हुकूमत के चाहे जर्नलिस्ट हों या आपके सियासी हरीफ हों, उनके लिए स्पेस कम की जा रही है। देखिए, मेरी भी गुजारिश इसमें यह है कि जो जिनका आपने जिक्र किया, जो PTI के चेयर PTI की गवर्नमेंट की थी, हमने तो 30 दिन की है, चूंकि कम से कम हम तो उसको कम किया, हमने तो ये फायदा किया है उसका। और दूसरी, जहां तक आप इंतकाम की बात कर रही हैं, तो 90 दिन से 14 दिन की और अब 30 दिन कर दी कि मुस्लिम मुझे जरा मुकम्मल बयान करने दें कि जहां तक आप बात कर रही हैं कि जी उन पर इंतकामी कार्रवाई हो रही है चेयरमैन PTI पर, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप उनके करतूत भी मुलाहिजा करें। जो 9 मई को पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की फौज पर शोहदा पर हमला किया गया है। सर, मैं 9 मई की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ बगावत से लेके दीगर कत्ल के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं आपके होते हुए। इसी तरह कोई दर्जनों भर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अरशद शरीफ के खिलाफ भी FIRs कटी थी। ये आपकी नाक के नीचे हो रहा है। आज भी एक सहाफी जो है वो 60 दिन हो गए घर नहीं पहुंचा, और आप लोग पता नहीं किस तरह की हुकूमत है जिसके पास जवाब ही नहीं है। देखिए, अरशद शरीफ साहब का मामला और है, ये मामला और साथ हो रहा है। जैसे मैंने अर्ज किया है, ये वो जो 9 मई को सुबह साजी की जिन लोगों ने मिलके, और अब तो लोग उनके अपनी जमात के जो उनको छोड़कर जो जिन्होंने उस फायदा उठाया उनके उस टेन्योर में, दौर में, अब तो वो मुर्दे कफन फाड़ कर बोल रहे हैं जनाब के ये मनसूबाबंदी में चेयरमैन शरीक थे। तो उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। जिसने जुर्म किया है, मेहर बीबी, वक्त आ गया इस पाकिस्तान में, उसको जिसने जुर्म किया है उसको जुर्म की सजा देना होगी, फुल टच नहीं चाहिए। और आखिरी सवाल किरमानी साहब, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, सिग्नल्स का मसला है। मियां साहब की वापसी कब तक मुतवक्के है? आर वी लुकिंग एट 14 अगस्त और सितंबर? नहीं, मैं इसमें कोई डेट देने में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं ये आपको जरूर एश्योर करता हूं कि मियां साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे जी।
बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अगर इलेक्शन बर वक्त हो गए तो हम सितंबर की बात कर रहे हैं। गो के दारुल हुकूमत में अप्रैल की इलेक्शंस की चहमगोइयां भी हो रही हैं। सारे रास्ते हमवार होते हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता और लीगली अपने आप को क्लियर नहीं करते मियां साहब, तब तक बहरहाल वापसी मुमकिन नहीं होगी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड को कटहरे में लाने का अज़म। रात गए नैब तरमीम के बाद मुकदमात में मेरिट की खोज। दहशतगर्दी एक्ट के तहत बनने वाले मुकदमात में नामजदगियां, हवालगी, हिरासती या फिर नाअहली। साबिक वजीर आजम के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। GHQ और ISI के हमजा कैंप पर हमलों के खिलाफ रावलपिंडी के 2 मुख्तलिफ थानों में दर्ज 2 मुकदमात। मियांबाली में पाकिस्तान एयर फोर्स बेस पर चढ़ाई के खिलाफ मुकदमा और गुजरांवाला थाने में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात। साबिक वजीर आजम को दहशतगर्दी एक्ट के तहत बनने वाले 6 मुकदमात में नामजद कर लिया गया है। GHQ हमले के मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत समेत 15 अफराद पहले ही नामजद हैं। कहा जा रहा है कि 9 मई के वाकयात में पहले से गिरफ्तार अफराद के बयानात की रोशनी में साबिक वजीर आजम को इन मुकदमात में नामजद किया गया है। 13 मई को पहली बार पाक फौज की जानिब से मास्टर माइंड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और ये अज़म किया गया कि 9 मई यानी कि यौम स्याह की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों, मुश्तिल अफराद, उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। 9 मई के जिम्मेदारान के लिए पाक फौज की जीरो टॉलरेंस वो कड़ा इम्तिहान है कि जिसका अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सामना है। दूसरा बड़ा इम्तिहान तोशाखाना केस है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से नैब में बहुत उजलत में तरमीम लाई गई है। उमर चीमा की खबर के मुताबिक इस वक्त नैब माजी में एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी किए गए वारंट के सिलसिले में साबिक वजीर आजम की जानिब से दायर जमानत की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार जमानत में तौसी की है, क्योंकि नैब साबिक वजीर आजम की हरासतगी का मुतालबा करते हुए जमानत मनसूखी के लिए अदालत पर नरमी से दबाव डालता रहा है। अगर अदालत मजीद तौसी नहीं देती तो साबिक वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी बहाल कर दिए जाएंगे, जिससे नैब को गिरफ्तारी का मौका मिलेगा। जबकि आज ही इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम को जुमे के रोज जाती हैसियत में तलब कर लिया है। आज की अदालती कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन अहकामात के तनाजुर में दोबारा शुरू की गई है कि जिनमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सेशंस अदालत के उस फैसले को कलअदम करार दिया था कि जिसके तहत सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस को नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज सेशन अदालत में दौरान समाअत अदालत ने साबिक वजीर आजम के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 7 दिनों में केस का फैसला करने की हदायत की है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाला 1.5 माह का स्टे ऑर्डर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इंजॉय किया है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई के हवाले से जहां 7 माह पहले थे, आज भी वहीं खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि 7 माह में एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत में पेश नहीं हुए। एक भी बार अदालत ने साबिक वजीर आजम के वकील को एक बार फिर मुखातिब करते हुए कहा कि वो इस बात की जमानत दें कि आइंदा समाअत पर उनके मौक्कल अदालत में पेश होंगे। जबकि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ साबिक वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। साबिक वजीर आजम के लिए तीसरा बड़ा इम्तिहान नाज़रीन वो सियासी तन्हाई है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद अबतर होती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर बज़ाहिर सियासत का हिस्सा तो रहेगी लग रहा है, मगर बल्ला मकबूल तरीन लीडर के हाथ से ले लिया जाएगा। आज ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दायर की गई इस दरख्वास्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही, वजारत कानून और वजारत दाखिला को भी फरीक बनाया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम सबूत, उनके फौज मुखालिफ बयानात और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बराह रास्त रियासती इदारों पर हमला किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन न सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बल्कि आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब हुए।
साबिक वजीर आजम को कोई कड़े इम्तिहानों का सामना है, बैक वक्त है, किस तरह इनको पास करेंगे, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आज से कमोबेश 60 साल कबल इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने मुशीर के नाम से एक नज़म लिखी। नाज़रीन, नज़म में एक ऐसे मुशीर की शख्सियत का अहाता किया गया था कि जो अवाम को कीड़े मकोड़े बेवकूफ समझता था। उसकी नजर में वो सब कुछ जानता था और उसका हर मशवरा अपने सदर को खुश करने के लिए था। इस वक्त की जब हम बात कर रहे हैं, सदर जनरल अयूब खान थे। ये इस मुल्क का अलमिया है बहरहाल, और इस अवाम की बदनसीबी कह लीजिए। कोई अवाम को मुकम्मल सच और मुकम्मल हकायक बताने को तैयार ही नहीं सिरे से। गुज़िश्ता जुमे पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय इंतजामात के तहत मामला तय पाने के बाद आइंदा हफ्ते 12 जुलाई को IMF की तरफ से एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। इजलास में $3 अरब पाकिस्तान को 9 माह में देने की मंजूरी दी जाएगी। अब इस मुआहिदे की शराइत कैसे अवाम को इम्पैक्ट करेंगे, मुतासिर करेंगे, आपकी जिंदगियों पर कितना बोझ पड़ेगा, किसी ने नहीं बताया। 8 माह की ताखीर किसकी वजह से हुई, किसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, किसी को कटहरे में नहीं लाया जाएगा। ये दुरुस्त है नाजरीन के इस मुआहिदे के बाद वक्ती तौर पर इसको ब्रीदर कह लीजिए, पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा जरूर टला है, लेकिन दूसरी तरफ आने वाले वक्त में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा कि लोगों की चीखें आसमान को छुएंगी। इब्तदाई तौर पर बिजली के बेस टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। गैस सारिफीन की स्लैब्स में तब्दीली लाई जाएगी, जिससे गैस भी महंगी होगी। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल करने के अलावा नए टैक्सेस की मद में अवाम से ₹415 अरब वसूल किए जाएंगे। ये सब एक ऐसे वक्त में किया जाएगा कि जब गुज़िश्ता 11 माह के दौरान पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज में ₹3 खरब 93 अरब बढ़ चुका है। इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2650 अरब है, जो गुज़िश्ता साल 22 खरब 50 अरब था। यही नहीं, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 0 था, कि जो अब 15 खरब हो चुका है। यही नहीं, गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 11 माह के दौरान मौजूदा हुकूमत ने मुल्की कर्जों में 60 खरब का इजाफा किया। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो मुल्की कर्जे 310 खरब से बढ़कर 370 खरब तक पहुंचा दिए गए, और मौजूदा माली साल के दौरान हुकूमत को सिर्फ कर्ज और सूद की मद में 73 खरब रकम खर्च करनी होगी, जो मौजूदा वफाकी बजट का निस्फ है। जहां तक गैर मुल्की कर्जों का ताल्लुक है तो मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के 11 माह के दौरान 51 खरब 60 अरब का इजाफी कर्ज लिया, जो यौमिया 33 अरब 90 करोड़ बनता है। कर्जों की मालियत में इजाफे की एक वजह रुपए की बेकदरी भी रही, और इस बेकदरी ने कर्ज में 40% इजाफा किया। जून 2022 में $204.47 में मिलने वाला डॉलर मई 2023 में $285.38 हो गया। यही नहीं, मौजूदा हुकूमत ने आलमी मंडी में वफाकी हुकूमत की जमानत से जारी होने वाले बॉन्ड्स के जरिए तकरीबन 6000 अरब का कर्ज लिया, जिसके बाद बॉन्ड्स के जरिए कर्ज की मालियत 19,991 अरब से बढ़कर 25,302 अरब हो गई। नाज़रीन, मुल्क का मजमूई कर्ज जो मई 2022 में 44,641 अरब था, वो मई 2023 के आखिर में 58,962 अरब हो गया, यानी कि मजमूई कर्जों में 35% इजाफा, जो 14,321 अरब बनते हैं। ये तो हमारे तजर्बाकारों, द सो कॉल्ड एक्सपीरियंस टीम की परफॉर्मेंस का हाल है। जहां तक उनसे पहले की साफ चली, शफाफ चली हुकूमत की बात है, तो गुज़िश्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में यह बात सामने आई कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2020 से 22 के दौरान $3 अरब 628 अफराद और इदारों को बिलासूद कर्जों की मद में दिए, और जब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से फायदा उठाने वाले अफराद की फहरिस्त मांगी गई तो उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग में नाम पेश करने की मशरूत आमादगी जाहिर की, लेकिन खुली कमेटी में नामों को सामने लाने से इंकार कर दिया। इजलास में चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने एक मौके पर कहा कि ये कर्जे किसी मंसूबाबंदी के बगैर दिए गए। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने मुतल्लिका वजारतों को भी स्कीम के इजरा से पहले एतमाद में नहीं लिया, जिसपे गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को बताया कि ये स्कीम 1 साल के लिए और डॉलर्स की बजाय मकामी करेंसी में थी, जबकि कर्ज देने का इख्तियार कमर्शियल बैंकों का था। अभी भी इन कर्जों के 394 अरब वाजिबुल इदा हैं। नूर आलम खान ने 3 दिन की मोहलत देते हुए इजलास मुलतवी कर दिया। $3 अरब 628 अफराद को देने के हवाले से सबसे पहले इंकशाफ रमा साल 6 अप्रैल को
उस वक्त हुआ जब कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में कैसर अहमद शेख की सरबराही में यह बात सामने आई नाजरीन के सिफर शरह सूद पर $3 अरब का कर्ज दिया गया। कर्ज का मकसद मशीनरी मंगवाना था, लेकिन मशीनरी तो बहरहाल मंगवाई, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया नाजरीन, और बाज अफराद को 5 से 15 अरब रुपए तक कर्ज दिया गया। इजलास के दौरान कमेटी रुकन बरजीज ताहिर ने भी एक मौके पर यह बात और यह सवाल उठाया कि कौन लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कल हम देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन इन टोटैलिटी कुल आप देख रहे हैं कि 674 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं कि जिनमें से 628 को इसके तहत कर्ज दे दिया गया। और ये कर्ज उस वक्त दिया गया कि जब रजा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में था। यहां दिलचस्प बात यह भी जहन में रखिए कि 17 मार्च 2022 को स्टेट बैंक की जानिब से टर्फ यानी कि टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी मुतारिफ करवाई गई। इस स्कीम की मद में $100 अरब की रकम रखी गई। 10 साल के लिए शरह सूद 7% रखा गया, जबकि फी प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा $5 अरब दिए जाएंगे, ये फैसला हुआ। लेकिन फिर 8 जुलाई 2020 को शरह सूद 7 से कम करके 5% कर दिया गया, जबकि साथ ही ये भी ऐलान कर दिया गया कि स्टेट बैंक 1% शरह सूद रीफाइनेंस करेगा, जबकि बैंकों का मार्जिन ज्यादा से ज्यादा 4% होगा। इस अवाम की बदकिस्मती देखिए, कह लीजिए व्हाटएवर एल्स यू वांट टू टर्म इट, कि आला ऐवानों में बैठे लोगों को तनख्वाहों के साथ मुफ्त मर्रात मिलती हैं, तनख्वाहों में भी इजाफा हो जाता है, नौकर चाकर हत्ता के गैस बिजली ये सब कुछ मुफ्त मिलता है, मगर अवाम को डंडे मुक्के टेयर गैस और वाटर कैनन से पानी की तेज धार खोल दी जाती है, क्योंकि मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6705 मेगावाट हो गया है, जिसके नतीजे में 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और गर्मी के सताए अवाम जब बाहर निकलते हैं, मुजाहिरा करते हैं, तो पुलिस उन पर चढ़ दौड़ती है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हम यही मनाजिर देख रहे हैं। कराची में माड़ीपुर रोड पर भी मुसलसल दूसरे रोज हमने देखा ये रोड बंद रही, पुलिस की जानिब से अवाम पर आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए। और जहां तक लाहौर का ताल्लुक है, तो लाहौर में भी लोड शेडिंग का आलम यह है कि देयर इज नो शेड्यूल, बिजली के आने और जाने का कोई वक्त नहीं है। $3 अरब में कितने कौन से प्यारों को दे दिए, किस तरह दे दिए, उनकी तफसीलात क्या हैं, कितना हिस्सा था, उनके नाम क्या है, ना बरजीज ताहिर को जवाब मिला इस मुल्क में, ना ही कैसर अहमद शेख को मिला। उम्मीद है बहरहाल कि शायद हमारे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्योंकि बड़े जारहाना और अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नूर आलम खान साहब को जवाब मिल जाए, लेकिन इस अवाम को नहीं मिलेगा कि जिनके $3 अरब मनपसंद लोगों को दे दिए गए, क्योंकि बकौल हबीब जालिब 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, ये 10 करोड़ बहरहाल नहीं रहे, 23 करोड़ तो हो ही गए हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं, खुरम हुसैन साहब। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड सर। अब ये हमें पता IMF का अब बोर्ड तो बैठेगा और ये एक्सपेक्टेड है कि थिंग्स विल गो थ्रू और ये हमें $3 अरब भी मिल जाएंगे, मगर आप इसके सब्सिक्वेंटली इसका जो इम्पैक्ट अवाम पे आएगा उस हवाले से क्यों ब्रीफ नहीं किया जा रहा? आपको लगता है इज द पब्लिक रेडी मेंटली? नहीं, आई डोंट थिंक द पब्लिक इज एवर रेडी मेंटली मेहर। और ये जो भी IMF प्रोग्राम हो, चाहे वो ये वाला है जो अभी साइन हुआ है या माजी में जितने साइन हुए हैं, इनके जो अवाम पे नतायज आते हैं वो तो हमेशा नुकसानदेह होते हैं। तो इनका बेसिक मकसद तो होता है कि स्टेट की जो फाइनेंसेस हैं उनको ठीक किया जाए और जो इकोनॉमी के मेजर डेफिसिट्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए। और ये स्टेबिलिटी हमेशा अवाम की कैसे कहेंगे ये कि अवाम की बैक्स के ऊपर ही एक्वायर की जाती है। मुझे बताएं खुरम कि अब ये बेस टैरिफ भी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। अभी ईद से पहले हम पब्लिक में गए, अवाम के दरमियान गए, कारोबारी हजरात से बात की, आम अशखास से बात की, घरेलू खवातीन से बात की, सबका एक ही रोना था कि बिल नहीं पे हो रहे, बिजली के बिल नहीं उनसे पूरे हो रहे। तो अब तो ये जितना इंक्रीज आ जाएगा, गैस की किल्लत अपनी जगह है, सर्कुलर डेट जो है वो बलून अप करता जा रहा है, गर्दिशी कर्ज, कोई जिम्मेदारी भी नहीं ठहराई जा रही। आई थिंक ये दैट्स ट्रू, यस। और ये पिछले जब से सर्कुलर डेट हमारे सामने आई है 2006 से लेके आज तक, आप देख लें कि 2006 में जब इसकी मद कोई 35 अरब रुपए पहुंची थी तो बहुत क्राइसिस की शक्ल एक मुल्क में आई थी बिकॉज ऑफ दिस। 2013 तक ये कोई 480 या 490 अरब रुपए तक पहुंची थी। And at that time, it was the biggest crisis for the government. इसको मैनेज करना, और इसके जरिए इसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, कोई 16-18 घंटे पंजाब में।
2018 तक इसकी जो लेवल थी वो कोई 1.1 ट्रिलियन रुपीस पे पहुंच गई थी, आज ये 2 ट्रिलियन प्लस पे है। तो आई मीन ये लॉन्ग टर्म में तो चढ़ती चली जा रही है, और इसको काबू करने के लिए पावर सेक्टर की गवर्नेंस और पावर सेक्टर की प्राइसिंग रिजीम जो उसको रिफॉर्म करना होगा। उसके बदले में ये लोग बेसिकली हर ओवर द इयर्स जितनी भी सर्कुलर डेट एक्यूमुलेशन होती है उसको टैरिफ में पास थ्रू करके मुकमुका कर लेते हैं। तो मगर खुरम, इस हुकूमत का तो कभी रिफॉर्म्स या इस्लाहात एजेंडा था ही नहीं ना। गोके देखें रियासत को बचाने आए हैं, मगर एजेंडा तो था ही नहीं अभी तक। बाय एंड लार्ज आप काम देखें, गवर्नेंस देखें, लेजिस्लेशन देखें, रिफॉर्म्स वाज नॉट ऑन द एजेंडा। आयरॉनिकली उसी की सबसे भारी कीमत इनको अदा करनी पड़ गई है। आई वुड एग्री विद दैट। मेहर, इनका कोई रिफॉर्म्स का ऐसा एजेंडा नहीं था। आई थिंक ये एक एक्सटेंडेड केयरटेकर सेटअप की तरह ही आप इसको देख लें कि बेसिक इनकी जो भी इश्यूज थी, आई मीन काफी हद तक एक IMF प्रोग्राम को अपने ट्रैक पे रखो, और दूसरा फिर के इमरान खान साहब के जो वो बिड थी पावर में वापस आने की, उसको किसी तरह से सॉल्व करो एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। आई डोंट थिंक कोई लंबी चौड़ी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने का कोई इनका ख्याल था। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में साफ चली शफाफ चली हुकूमत के $3 अरब का तस्करा हो रहा है, और ये कई महीनों से हो रहा है, मगर डिटेल सामने नहीं आ रही। इस पॉलिसी के हवाले से हमारे पास क्या मालूमात है खुरम? मालूमात बेसिकली इसमें ये है, मेरी खुद अभी नूर आलम साहब से बात नहीं हो सकी, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे रीच करने की। लेकिन ये स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड के दिनों में, जून 2020 में, और इसको तब एज अ कोविड फाइटिंग मेजर प्रेजेंट किया गया था। हालांकि इसका कोविड से तो कोई ताल्लुक था ही नहीं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये स्कीम अब्यूज बहुत हुई है। इसके थ्रू जो पैसे इशू किए गए हैं, जो लोन्स दिए गए हैं, ये लिटरली प्रिंटेड मनी थी। जो स्टेट बैंक नोट छाप के बैंक्स को दे रहा था और कह रहा था ये आगे इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन करो। कोई 700 बिलियन रुपीज प्लस बनते हैं द अमाउंट ऑफ प्रिंटेड मनी जो इकोनॉमी के अंदर डिस्पर्स की गई थी इस स्कीम के जरिए। और वही प्रिंटेड मनी जो है आज वो महंगाई की शक्ल में हमारे सामने आ रही है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब आप मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ प्राइसेस भी इकोनॉमी में इंक्रीज मगर इससे ग्रोथ इंजन कितना स्टिमुलेट हुआ, कितनी एक्टिविटी हमने दैट्स अ सैड पार्ट ना सर। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। आई डोंट थिंक इसने कोई खास ग्रोथ भी पैदा की है। अलबत्ता जो $3 अरब मगर खुरम क्विकली, बिकॉज वक्त की शॉर्टेज है, फॉर द टाइम भी हम देख रहे हैं कि डॉलर नीचे है और स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन? आई थिंक ये वक्ती चीजें हैं। अब स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमी में वो वापस आ रही है। ये IMF प्रोग्राम की खबर के बाद अब ये महसूस हो रहा है कि ठीक है डिफॉल्ट